कक्षा 8 विषय विज्ञान नमूना प्रश्न पत्र 2021 जो कि बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। वार्षिक एग्ज़ाम का पेपर का पैटर्न सेम इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हम इस मॉडल पेपर के सभी क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। हो सकता है कि इस मॉडल पेपर से भी आपके एग्ज़ाम में 2, 4, 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस वीडियो से हम मॉडल पेपर को हल कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले दिया गया है प्रश्न 1 से 11 तक, प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का है और सारे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है 11 तक। तो आइए पहले हम इन 11 प्रश्नों को हल कर लेते हैं, बाद में हम आगे वाले क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, एक स्थान पर एक ही प्रकार के पौधों को बड़ी मात्रा में उगाए जाने वाले पौधों को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फसल। दूसरा प्रश्न है, उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंचाई। इसके बाद प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 आपको यहाँ पर दी गई है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। तो हम जो धातु होती है, धातु को हम पतली चादर में परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ पर धातु है जिंक, तो जिंक को चेंज किया जा सकता है पतली चादर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक में किसका रिकॉर्ड रखा जाता है। तो रेड डाटा पुस्तक में जो संकटापन स्पीसीज है, यानी जो स्पीसीज पे संकट आ गया, यानी जो लगभग ख़त्म होने वाले हैं, उन स्पीसीज को हम संकटापन स्पीसीज कहते हैं और उनका रिकॉर्ड रेड डाटा पुस्तक में रखा जाता है। अलग अलग स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टेडपोल जिस प्रक्रम के द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह होता है कायांतरण, यानी टेडपोल कायांतरण के द्वारा विकसित होता है, वयस्क में बनता है, जिसको हम मेंढक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानवकरण के लिए सर्वयता का प्रास है। तो मानवकरण के लिए सर्वयता का प्रास 20 से 20,000 हर्ट्ज तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विद्युत का सुचालक पदार्थ है। तो यहाँ पर विद्युत का जो सुचालक पदार्थ है जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो रबड़ में नहीं होती, कांच में नहीं होती, सूखी लकड़ी में नहीं होती। तो विद्युत धारा का सुचालक प्रभाव क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉपर। सुचालक पदार्थ क्या हो जाएगा, कॉपर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता। यानी घर्षण के द्वारा हम किसको आवेशित नहीं कर सकते। तो प्लास्टिक का पैमाना है, ये आवेशित हो सकता है, फुला हुआ गुब्बारा भी आवेशित होता है, ऊनी वस्त्र भी आवेशित होता है। इनको हम प्रैक्टिकली देखें तो ऊनी वस्त्र, जब हम सर्दियों में रात को सोते समय ऊनी वस्त्र को उतारते हैं तो उसमें से चिंगारियाँ उत्पन्न होती हैं, यानी इनको आवेशित किया जा सकता है। इसी तरह फुला हुआ गुब्बारा है, जब गुब्बारे को फुलाकर आप सूखे बालों पर रगड़ेंगे और बाद में दीवार पर उसको हम आसानी से चिपका सकते हैं बगैर किसी की सहायता लिए। तो फुला हुआ गुब्बारा भी आसानी से आवेशित हो जाता है। प्लास्टिक पैमाना ये भी आवेशित होता है, तांबे की छड़ आवेशित नहीं होती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबे की छड़। इसका क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 9 है आपके यहाँ पर, चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति किस विधि से अक्षरों की पहचान करते हैं। तो चाक्षुष विकृति यानी अंधे व्यक्ति जो होते हैं वो ब्रेल लिपि के द्वारा अक्षरों की पहचान करते हैं। इस लिपि में कुछ अक्षर यानी अक्षर उभरे हुए होते हैं जिसको हम टच करके उनको पहचान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आग बुझाने के में उपयोग में ली जाने वाली गैस। तो आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपयोग में ली जाती है, इसको हम CO2 से भी लिखते हैं। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण के उपयोग में लाया जाता है। यानी पेट्रो पदार्थ जो होते हैं उनका सबसे लास्ट का जो उत्पाद होता है, उनसे प्रत्येक पदार्थ का जब हम निष्कर्षण कर लेते हैं, पेट्रोलियम है, गैस है, डीजल है, स्नेक तेल है, मोम है, ये सब पेट्रोल पदार्थ से निष्कर्षण करने के बाद लास्ट में जो उत्पाद बचता है वो होता है कोलतार, यानी इसको हम डामर भी बोलते हैं, जो सड़क बनाने के काम में लिया जाता है। तो 11 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न थे। इसके बाद में प्रश्न 12 से 21 तक प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का है। तो आइए हम इन क्वेश्चनों को आगे हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपको यहाँ पर दिया गया है, रबी व खरीफ की फसलों के 2-2 उदाहरण दीजिए। रबी की फसल जो सर्दियों में बोई जाती है और खरीफ की फसल जो गर्मियों में बोई जाती है। तो रबी की फसल में हम लिखेंगे गेहूँ, चना, सरसों, ये सब। खरीफ की फसल में बाजरा, मोट, गंवार, ये सब। इसके बाद प्रश्न संख्या 13 है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऐसे प्लास्टिक जिसे गर्म करने पर मर्तूल हो जाता है, इसे नए आकार में ढाला जा सकता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। जैसे PVC है, पॉलीथीन है, इसको हम गर्म करके और दूसरी
आकार में इनको ढाल सकते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है? ऐसे प्लास्टिक जिसको गर्म करने पर मर्दूल नहीं होता है, जिनको एक बार किसी आकृति में डालने के बाद उनकी आकृति नहीं बदली जा सकती, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। जैसे बेकेलाइट है, मेलामाइन है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 आपको यहाँ पर दिया गया है, निम्न गुणों के आधार पर धातु और अधातु का उदाहरण दीजिए। कमरे के तापमान पर द्रव्य धातु, तो कमरे के तापमान पर द्रव्य धातु पारा होती है। मिठाई पर पतली परत के रूप में लगाई जाने वाली धातु, तो ये चांदी होती है, चांदी की परत होती है पतली पतली। तीसरा है सजीवों में श्वसन के काम में आने वाली गैस ये अधातु, तो ये ऑक्सीजन है जो हम श्वसन में काम में लेते हैं, ये अधातु होती है। और पटाखों में प्रयुक्त होने वाली अधातु, तो ये हो जाएगी फास्फोरस। इसके बाद में प्रश्न संख्या 15 है, अलैंगिक जनन को परिभाषित कीजिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों के नाम बताइए। तो अलैंगिक जनन यानी जनन 2 प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक। तो यहाँ पर अलैंगिक जनन क्या हो जाएगा? जनन जिसमें केवल एक ही जनक से नए जीव की उत्पत्ति होती है, या जनक जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। यानी नर और मादा दोनों की आवश्यकता नहीं होती इसमें, इसे अलैंगिक जनन कहेंगे। अलैंगिक की यहाँ पर 2 विधियाँ हैं आपके, मुकुलन और द्विखंडन। अमीबा में मुकुलन होता है, हाइड्रा में मुकुलन होता है और अमीबा में द्विखंडन होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 16 है, घर्षण बल को प्रभावित करने वाले 2 कारक बताइए। तो घर्षण बल एक तो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है और एक पृष्ठ के चिकने पर भी निर्भर करता है, तो ये इसके 2 कारक हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 17 है। प्रश्न संख्या 17 आपको यहाँ पर दी गई है, पौधाघर प्रभाव से आप क्या समझते हैं? उस गैस का नाम बताइए जो विश्व उष्णन को बढ़ा रही है। तो पौधाघर प्रभाव क्या होता है? सूर्य की किरणें वायुमंडल से गुजरने के पश्चात पृथ्वी की सतह को गर्म करती हैं। पृथ्वी पर पड़ने वाले सूर्य की विकिरण के कुछ भाग पृथ्वी अवशोषित कर लेती है, कुछ भाग परावर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में लौट जाता है। परावर्तित विकिरण का कुछ भाग वायुमंडल में रुक जाता है और रुका हुआ विकिरण पृथ्वी को गर्म करता है। इसी प्रकार पौधाघर में भी ऐसा ही होता है, सूर्य की ऊष्मा पौधाघर में प्रवेश तो कर जाती है लेकिन इससे बाहर नहीं निकल पाती, यही रुकी हुई ऊष्मा पौधाघर को गर्म करती है, इसे पौधाघर प्रभाव कहते हैं। और इसके लिए सबसे जो उत्तरदायी गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्न गैसों के पूरे नाम लिखिए। एलपीजी का पूरा नाम होता है द्रव प्राकृतिक गैस यानी लिक्विड नेचुरल गैस। सीएनजी को हिंदी में बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसका अंग्रेजी में हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसके बाद प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 आपको यहाँ पर दी गई है, कार्बनीकरण किसे कहते हैं? कौन से ईंधन को जीवाश्म कहते हैं? नाम लिखिए। तो कार्बनीकरण क्या होता है, देखते हैं हम इसका उत्तर। पृथ्वी के भीतर दबे मर्त पेड़ पौधे जीव जंतु उच्च दाब के कारण धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है, अतः मर्त वनस्पति जीव जंतु धीमे प्रक्रम के द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। जो ईंधन पृथ्वी के अंदर से निकाला जाता है उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं, क्योंकि यह जीव जंतु और वनस्पति के पृथ्वी के अंदर दबने से बनता है। यानी कहने का मतलब है कि पृथ्वी के अंदर जीव जंतु पेड़ पौधे जो पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं, धीरे धीरे पृथ्वी के अंदर वो नीचे जाते जाएंगे और पृथ्वी के अंदर ऊष्मा अधिक होने के कारण उच्च ताप और उच्च दाब के कारण वो धीरे धीरे कोयले में बदल जाते हैं, इसी को कार्बनीकरण कहा जाता है। और इनको हम जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हो जाएंगे आपके कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थ है जो ज़मीन से निकाला जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 आपको यहाँ पर दी गई है, जल की बचत हेतु 5R से क्या तात्पर्य है? 5R का सिद्धांत क्या है? तो जल की बचत के लिए 5R का फार्मूला बनाया गया है, ये इस प्रकार है। 5R का मतलब है सबसे पहले कम उपयोग यानी रिड्यूस, पुनः उपयोग रीयूज, पुनः चक्रण रिसाइकिल, पुनः प्राप्त करना यानी रिकवर, और उपयोग न करना रिफ्यूज। ये 5R का सिद्धांत है जल की बचत करने के लिए। इसके बाद आगे है वनोन्मूलन के 2 कारण लिखिए। वनों की कटाई के 2 कारण हमें लिखने, ज़्यादा वनों को क्यों काटा जा रहा है? तो वनोन्मूलन के कारण हो जाएंगे जनसंख्या बढ़ने के कारण कृषि के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता, सबसे मेन कारण यही है। उद्योगों, कारखानों और सड़कों के निर्माण के लिए वनों की कटाई। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 आपको यहाँ पर दिया गया है, जहाँ तक संभव प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इस कथन की पुष्टि कीजिए। यानी हमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए या कम से कम करना चाहिए, इसकी हमें पुष्टि करनी है। तो हम यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे कि प्लास्टिक है वो जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है। जैव अनिम्नीकरण का मतलब होता है कि जिनको हम जिन पदार्थों का अपघटन नहीं होता या अपघटन करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, वो जैव अनिम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं।
तो प्लास्टिक जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है, इसको अपघटन होने में कई वर्ष लग जाते हैं। इसके अतिरिक्त जब प्लास्टिक को जलाया जाता है तो इससे भारी मात्रा में विषैली गैस उत्सर्जित होती है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण होता है। अतः जहाँ तक संभव हमें प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए। प्रश्न संख्या 23 है, रीता के बहन के शरीर में आयरन की कमी हो गई है, तो रीता को बहन के लिए क्या उपाय करना चाहिए। यानी शरीर में आयरन की कमी हो गई है तो इसके लिए हमें कौन कौन से ध्यान रखने चाहिए या क्या चीज़ हमें खानी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, रीता को बहन के खाने के लिए लोहा युक्त पदार्थ जैसे हरी पत्तेदार सब्जी, पालक होती है, पत्ता गोभी होती है, गुड़ है, सेब है, आंवला है इत्यादि खाने को देने चाहिए तथा साथ में आयरन की गोली भी देनी चाहिए। इसके बाद में प्रश्न संख्या 24 है, हमें कागज़ की बचत क्यों करनी चाहिए, ऐसे 2 उपाय बताइए जिससे हम कागज़ की बचत कर सकते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे, हम जानते हैं कि 1 टन कागज़, 1 टन का मतलब होता है 1000 किलो, यानी 10 क्विंटल कागज़ बनाने के लिए 17 बड़े वृक्ष जो कि पूर्ण रूप से विकसित हो को काटा जाता है। अतः हमें वृक्ष को बचाने के लिए कागज़ की बचत करनी चाहिए, क्योंकि कागज़ वो वृक्ष से ही बनाया जाता है। निम्न 2 तरीकों से हम कागज़ की बचत कर सकते हैं, कागज़ का पुनर्चक्रण करना, कागज़ का उपयोग मितव्ययिता से अथवा कम करना। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण मानव के स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार हानिकारक है, इसे कम करने के लिए हम क्या सहयोग कर सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण से हमें क्या नुकसान होता है। तो ध्वनि प्रदूषण से मानव के स्वास्थ्य में कई रोग उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे अनिद्रा रोग, रक्तचाप का उच्च होना, चिंता इत्यादि। कभी कभी सुनने की क्षमता स्थायी अथवा अस्थायी रूप से भी कम हो जाती है। यानी ये ध्वनि प्रदूषण से हमें नुकसान जो होते हैं हमारे स्वास्थ्य वो नुकसान है। इसके बाद ध्वनि प्रदूषण को रोकने के उपाय क्या क्या हैं। यानी घरेलू उपकरणों में स्वशामक युक्ति होती है साइलेंसर जो आवाज़ को सोख लेता है, वो लगाना। सड़कों या घरों के आसपास पेड़ लगाना। रेडियो, टेलीविज़न, टेप रिकॉर्ड आदि को कम आवाज़ में बजाना। वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम से कम करना। ये ध्वनि प्रदूषण को रोकने के उपाय हो जाएंगे। इसके बाद में हम देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपको यहाँ पर दिया गया है, एक बिल्डिंग में आग लग गई है, आग बुझाने और आपातकालीन परिस्थिति में आप क्या क्या कर सकते हैं। तो इसका आंसर मैंने लिखा है, एक बिल्डिंग में आग लगने की परिस्थिति में हम सबसे पहले अग्निशमन सेवा को फ़ोन करेंगे, यानी फायर ब्रिगेड को हम फ़ोन करेंगे। अग्निशमन यंत्र तथा पानी के द्वारा भी हम आग बुझाने का प्रयत्न करेंगे। बिल्डिंग में फंसे लोगों को बाहर निकालने में सहायता कर सकते हैं तथा साथ में पुलिस प्रशासन को भी सूचित करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, CNG और LPG का ईंधन के रूप में उपयोग करने का क्या लाभ है। तो इसका आंसर हो जाएगा, CNG और LPG का ईंधन के रूप में उपयोग करने के प्रमुख लाभ ये हैं जो नीचे लिखे हुए हैं। CNG और LPG स्वच्छ ईंधन होते हैं जिसके कारण जलने से वायु प्रदूषण कम फैलता है। इनका लगभग पूर्ण दहन होता है अर्थात जलने के बाद में कोई अवशेष राख जैसा कुछ नहीं बचता। इनका रख रखाव और परिवहन आसानी से किया जा सकता है। ये सस्ते और आसानी से उपलब्ध होते हैं और ये ऊष्मा भी अधिक देते हैं। ये CNG और LPG को उपयोग करने के 5 लाभ हो गए। इसके बाद में हम देखते हैं प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 आपको यहाँ पर दी गई है, व्यक्तिगत स्तर पर आप जल प्रदूषण को कम करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, कोई 3 उपाय लिखो। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जल प्रदूषण को कम करने के व्यक्तिगत उपाय। घरों के गंदे पानी को नदियों तालाबों में न बहाकर उसका उचित उपयोग करना। तालाबों, पोखरों, जलाशयों आदि को जानवरों से गंदा करने से बचाना। कचरा हमेशा कचरा पात्र में डालना ताकि यह बहकर जलाशय में ना जाए। घरों के आसपास गंदा पानी इकट्ठा न होने देना और समय समय पर पानी की टंकी की सफाई करते रहना। ये जल प्रदूषण को कम करने के उपाय। इसके बाद प्रश्न संख्या 29 आपको यहाँ पर दी गई है, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनाई देती है, व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, सर्दियों में जब हम स्वेटर पहनते हैं तब इस स्वेटर में शरीर से रगड़ होने के कारण आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए जब स्वेटर को वापस उतारा जाता है तब इन आवेशों में एक दूसरे आवेश के प्रति आकर्षण या प्रतिकर्षण होने के कारण हमें चट चट की ध्वनि सुनाई देती है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, एक मच्छर अपने पंखों से 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है, कंपन का आवर्तकाल कितना है। तो यहाँ पर आपको आवृत्ति दी गई है, मच्छर के पंखों की आवृत्ति कितनी है, 500 कंपन प्रति सेकंड। ये आवृत्ति 1 सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं, जिसको हम हर्ट्ज में भी लिखा जाता है। कंपन प्रति सेकंड है, इसको हम हर्ट्ज भी लिखते हैं, जो कि आवृत्ति का मात्रक होता है। तो यहाँ पर मच्छर के पंखों की आवृत्ति होगी 500 हर्ट्ज। आवर्तकाल क्या होता है, आवृत्ति का अपोजिट होता है, यानी आवर्तकाल का सूत्र होता है 1/आवृत्ति। तो यहाँ पर आवृत्ति 500 है तो 1/500 लिखेंगे हम, और 1 में 500 को भाग देंगे तो 0.002 सेकंड यहाँ पर आ जाएगा।
इसके बाद इसी में आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है, मानवकरण का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपकी किताब में जो चित्र दे रखा है वो आपको इस तरीके से बनाना है और साथ में इसका नामांकित चित्र का मतलब है इसका नामकरण भी करना है। यहाँ पर ये आंतरिकरण है, यहाँ पर कर्णपटा होती है, ये कान का बाह्य भाग होता है। तो इस तरीके से आपको ये चित्र बनाना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? यदि नहीं तो चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने के उपयोग का सचित्र वर्णन कीजिए। तो प्रश्न पूछा क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है, तो हम लिखेंगे शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता है। उसे चालक बनाने के लिए हम उसमें नमक या नींबू का रस मिला सकते हैं। आगे वाला प्रश्न है इसमें, जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने के प्रयोग का सचित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर प्रयोग है, सबसे पहले हम एक बीकर लेकर उसमें शुद्ध जल लेते हैं और उसमें संपृक्त क्षेत्र के दोनों सिरों को डुबोते हैं। यह ध्यान में रखेंगे कि उसके दोनों सिरे एक दूसरे को स्पर्श ना करें, उनके बीच कम से कम 1 सेंटीमीटर की दूरी रखेंगे। अब हम देखते हैं कि बल्ब दीप्त नहीं होता, यानी जब हम बीकर में साफ जल लेकर और उसमें संपृक्त क्षेत्र डालते हैं और इस तरीके से जो चित्र में दिखाई गई व्यवस्था के अनुसार जब हम बल्ब को जलाने का प्रयत्न करते हैं तो बल्ब नहीं जलता, क्योंकि यहाँ पर इसमें शुद्ध जल है। और जब इस जल में हम नींबू या नमक का रस मिलाते हैं तो हम आगे लिखते हैं कि अब बीकर में नमक या नींबू का रस मिलाते हैं और देखते हैं कि बल्ब दीप्त हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि नमक या नींबू रस मिला जल विद्युत का चालन करता है। यानी कहने का मतलब है अशुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता, जल में नमक या नींबू का रस मिला देंगे तो ये विद्युत का चालन करेगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 आपको यहाँ पर दी गई है। मान लीजिए कि आप अंधेरे कमरे में हैं, क्या आप कमरे की वस्तुओं को देख सकते हैं? क्या आप कमरे की बाहर की वस्तुओं को भी देख सकते हैं? व्याख्या कीजिए। तो जब हम अंधेरे कमरे में होते हैं तब वस्तुओं को नहीं देख पाते, क्योंकि वस्तु तभी दिखाई देती है जब वस्तु से टकराकर आने वाला प्रकाश हमारी आँखों में प्रवेश करे और अंधेरे कमरे में प्रकाश अनुपस्थित होता है, इसलिए हम अंधेरे कमरे में वस्तुओं को नहीं देख सकते। अब हम कमरे से बाहर की वस्तुओं को आराम से देख सकते हैं, क्योंकि बाहर प्रकाश उपस्थित होता है और ये वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक आसानी से पहुंच जाता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न इसी में दिया गया है, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर आपको चित्र, किताब में भी आपके यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, आपको कुछ इस तरीके से ये चित्र बनाना है। चित्र में आपको इसका नामांकन भी करना है। यहाँ पर प्रकाशिक तंत्रिका होती है, इसको हम रेटिना भी, नीचे की साइड में क्या होता है, यहाँ पर रेटिना होता है, ये यहाँ पर कॉर्निया होता है, बीच में जो लेंस होता है यहाँ पर इसको परितारिका बोलते हैं, और ये क्या है, पक्षाप पेशी होती है। कुछ इस तरीके से आपको इसका डायग्राम भी बनाना है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देती है, व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब हम आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तब ये अपना आवेश खो देती है। इसका कारण यह है कि मानव शरीर विद्युत का चालक होता है। जब हम वस्तु को हाथ से छूते हैं तब उस वस्तु से आवेश हमारे शरीर से होता हुआ पृथ्वी में चला जाता है और वस्तु अपना आवेश खो देती है। इसके बाद इसमें दूसरा प्रश्न दिया गया, चित्र की सहायता से किसी ऐसे उपकरण का वर्णन कीजिए जिसका उपयोग किसी आवेशित वस्तु की पहचान में होता है। तो आवेशित वस्तु की पहचान करने का उपकरण है यहाँ पर सरल विद्युतदर्शी, जिसको हम आगे देख लेते हैं। सरल विद्युतदर्शी कुछ इस प्रकार का होता है जैसा आपको चित्र में दिखाया गया है। तो इसके बारे में हम लिखेंगे, किसी आवेशित वस्तु की पहचान करने के लिए विद्युतदर्शी नामक उपकरण होता है। चित्रानुसार विद्युतदर्शी में एक धातु की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर धातु की डिस्क लगी होती है, जैसे यहाँ पर ये डिस्क लगी हुई है, और दूसरे सिरे पर धातु की 2 पन्नी लगी होती हैं, जो बोतल में बंद है। ये 2 पन्नियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं। चित्रानुसार छड़ का एक सिरा कांच के जार के बाहर होता है और पन्नी लगा दूसरा सिरा जार के भीतर होता है। जब जार के बाहर लगी डिस्क के सिरे पर कोई अनावेशित वस्तु लगाई जाती है, जैसे ये सिरा है, इस पर कोई अनावेशित वस्तु जब हम लगाएंगे तब दूसरे सिरे पर लगी पन्नियों में कोई अपसरण नहीं होता है, यानी ये पन्नियाँ नहीं हिलती जो अंदर लगी हुई हैं। परंतु इन पर बाहर वाले सिरे पर कोई आवेशित वस्तु लगाई जाती है तो पन्नियों में अपसरण होता है, यानी आवेशित वस्तु जब हम यहाँ पर लगाएंगे तो ये पन्नियाँ आपस में पास पास या दूर दूर हो जाती हैं। तो कुछ इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि वस्तु आवेशित है या अनावेशित है। तो मॉडल पेपर के ये आपके 33% थे। इस तरीके से आपको ये प्रश्न करने हैं और आपकी वार्षिक एग्ज़ाम में भी पेपर कुछ इसी तरीके का आएगा। हो सकता है यहाँ से भी कुछ 2-4 प्रश्न आपकी एग्ज़ाम में आ सकते हैं।